This is Wide Angle with Ashok Vyas. ये जो सौरभ है संस्कृति की, जिस तरह से ज्ञानेश्वर मूल्य जी के द्वारा हम तक आई, ये हमारा विशेष सौभाग्य है। कुछ चित्र जो आपके जीवन के न्यूयॉर्क प्रवास से और अन्य स्थानों से संबंधित हैं, वो आपके साथ बांटते हुए मैं कुछ जानकारी मात्र आपके बारे में अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। योर फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन जापान, वेयर यू मैनेज द एम्बिशियस कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा फेस्टिवल ऑफ इंडिया, which was organized in over 20 cities of Japan over a period of 1 year in 1988. And in Moscow, you handled the business relations between India and Russia, particularly the transition from state-controlled rupee ruble trade to direct trade. You also founded the Indian Business Association, and you are also the founder. You were also the founder president for 2 years. And while you were posted in Japan again, you looked after economics relations and paved the way for many Japanese investments in India, including from Toyota Motors, NTT, Honda Motors, and YKK. And as we talked about your poetry, which was born in Syria. In Syria, you facilitated Sahitya Academy's first memorandum of understanding outside of India with the Arab Writers Association. In Mauritius, you streamlined and expedited this Cyber Tower project and Rajiv Gandhi Science Center with Indian assistance. अक्सर ऐसा होता है मुले जी, जो कविताओं के लिखने की शुरुआत होती है तो अधिकतर लोग रोमांटिक कविताओं से शुरू अपनी कविताओं की यात्रा करते हैं। आपके केस में क्या रहा? भाई स्कूल में थोड़ा बहुत हम लिखते थे, लेकिन वो जैसे टीचर आज्ञा करते थे कि भाई माँ के बारे में एक कविता लिखो, पाठशाला के बारे में, लेकिन वो तो बहुत ही बालबोध कविताएं होती थी और उसमें मुझे अभी बहुत मज़ा अब भी नहीं आता है सोच के उसके बारे में। लेकिन कॉलेज में आए तो हम उस ज़माने में एक कहावत होती थी कि भाई कॉलेज में आके अगर आपने कविता नहीं लिखी, क्योंकि सब प्रणय की भावनाएं जो है, प्रथम प्रणय की भावनाएं जो है, प्रकृति के सुंदरता के बारे में पहली बार आदमी को नई खोज हो जाती है कॉलेज में। और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता था कि आपको प्यार तो होना ही है कॉलेज में आए तो उस समय में प्यार प्रेम कविताओं से ही शुरुआत होती थी अक्सर। फिर प्रेम भंग की कविताएं लिखी विरह की कविताएं लिखी जाती थी। और फिर लेकिन उस ज़माना ये भी रहता है कि सामाजिक आर्थिक जो क्या उसको बोले हम, अव्यवस्थाएं हैं, विषमताएं हैं, वो भी बहुत आपको तीर जैसे लगती थी, तो उसके बारे में भी लिखा है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि उस पर्टिकुलर ज़माने की जो कविता हैं, जोना की जो यहाँ पर है, तो ये पहला मेरा ये जो सबसे पहला वाला संकलन आपका है जोना की, ये जोना की में से यदि आप एक छोटी सी कविता हम तक पहुँचाने। जोना की और ये ज़माना था कि जब हमें अपनी सब कविताएं याद रहती थी, क्योंकि कोल्हापुर जैसे छोटे शहरों में आज भी जो है कविता जोर से पढ़ने का और सुनने का बहुत रिवाज है। जैसे कोजागिरी शरद पूर्णिमा होती है, हाँ। हम रात बैठ के कविताएं पढ़ते थे। अब खुद अपनी ही नहीं, बाकी विख्यात कवियों की कविताएं, कई बार अंग्रेजी कविताएं, लेकिन कविता को काफ़ी समय हम देते थे। शायद वो आदर्शवाद का एक तरह से ज़माना था कहिए, या तो कविताओं से इतना प्यार हमें रहता था, कविता में हम बहुत कुछ अर्थ जो है ढूंढते थे। तो ये इसमें से कुछ मुझे याद है कविता की पंक्तियाँ, क्योंकि शुरू की है तो पहला प्यार और पहली कविता एक जैसी होती है। तो ये कविता का शीर्षक था कविता वाचू नकोस, मतलब है कविता मत पढ़ना। और ये स्वाभाविक है कि ये लड़की को अभिप्रेत था, लड़की को मद्देनजर रख के लिखी गई है। और उद्देश्य ये था कि कविता मत पढ़ कहने से शायद वो पढ़ेगी। जैसे राजकुमार को कहानियों में बताया जाता है कि पूर्व दिशा में मत जाना तो वही जाएगा, तो वो उद्देश्य था। तो उसमें से कुछ मैं कविता आपको पंक्तियां याद है वो बताता हूँ। कविता वाचू नकोस, कविता वाचू नकोस, अंगभर फुटतील डोळे आणि पाहशील त्यात तुझ्याच डोळ्यांची प्रतिबिंबे, प्रतिबिंबातील प्रत्येक डोळ्यात असेल एक कविता, निशिगंधाच्या वासानं तुझ्या डोळ्यात बघत कविता वाचू नकोस। क्या
कविता वाचू नकोस, रात्री तर मुळीच वाचू नकोस, अवेळीच येईल पहाट आणि खिडकीतून राहील डोकावत, अधांतरी तरंगत कविता मागेल, तुला तिचा मत्सर वाटेल का ग? तुला तिचा मत्सर वाटेल का ग? तसं असेल तर कविता वाचू नकोस, तसं असेल तर कविता वाचू नकोस, पिऊ नकोस पापण्यांनी या ओळी, तृप्त होशील याची खात्री तुला तरी आहे, तृप्त होशील याची खात्री तुला तरी आहे, असल्यास कर प्राशन या कविता, असल्यास कर प्राशन या कविता, तिच्या अंगांगावर उठू देत तुझ्याच मिठीच्या स्वाक्षऱ्या, शब्दांचे बनू देत ओठ आणि अर्थांचे मुके, तुझे अथपासून इथीपर्यंतचे श्वास विसरून जा माझ्या कवितेसाठी, मग माझ्या कवितांना फुटतील पंख तुझ्या श्वासांचे, कविता जरूर वाच, कविता जरूर वाच, कविता क्या बात जरूर है, वाच। क्या बात। तो आप शायद समझ गए इसका लेकिन आप बहुत संक्षेप में यदि अर्थ। इसमें ये कहा गया है कि भाई ये कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर इसके बारे में तुम्हारे मन में अगर द्वेष या ईर्ष्या पैदा होती है तो इसको मत पढ़ना। रात में बिल्कुल, रात में तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि जो सुबह है वो जल्दी आ जाएगी और बोलेगी मुझे भी कविता पढ़नी है, तो क्या सुबह के बारे में तुम्हें ईर्ष्या होगी, तो मत पढ़ना। इस तरह से इसका मत पढ़ना। और बाद में जो है कवि जो है आखिरी पंक्ति में कहता है कोई बात नहीं, कविता ज़रूर पढ़ लेना, कविता ज़रूर पढ़ लेना, इस तरह का उसमें। ये कविता ज़रूर पढ़ लेना की बात से मुझे ऐसा स्मरण आता है कि प्रारंभिक चरण जो अभिव्यक्ति के रोमांटिक पगडंडी पर चलते हैं, बाद में वो स्वरूप बदलते भी हैं और अलग अलग संदर्भ भी उसमें जुड़ते हैं, और आपकी कविताओं में भी सामाजिक, राजनीतिक और भी जो हमारे सरोकार हैं तकनीकी विकास से वो भी आते रहें। पर ये चूँकि रोमांटिक कविता है तो मुझे स्मरण आता है कि आप का जो काव्य की साधना है उसका संबंध आपके गृहस्थ जीवन के साथ में भी है। साधना शंकर जी जो आपकी जीवन संगिनी है, औरों के बारे में तो कहा जाता है कि घर में अपनी बीवी से सभी डरते हैं, पर वो क्योंकि इनकम टैक्स कमिश्नर हैं तो उनसे मुले जी के अलावा और भी लोग अलग संदर्भों में डरते रहे होंगे। पर आप ये बताएं मुले जी कि आपकी कविताओं के साथ उनका क्या संबंध रहा है, कभी उनकी प्रतिक्रिया से आप लाभान्वित कई सारे होते? कविताओं का वही विषय वही है जी। कविता, कई सारी कविताएं उसको उद्देश्य कर लिखी हुई है, तो जानती है कविताएं, कई सारे कविताओं के पहली जो श्रोता है वो वही रहती है। और आज भी कोई मैं जब छोटी मोटी चीज़ लिखता हूँ तो फ़ोन पे भी उससे मैं पूछता हूँ कि कैसे लगी तुम्हें, तो उसकी प्रतिक्रिया का बहुत, क्योंकि वो मैं कहूँगा कि बहुत ही जिसको हम कहते हैं कुशाग्र, अत्यंत उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ही प्रिसीजन वाली है, तो नुक्स पकड़ने में और सुंदरता पकड़ना में दोनों में माहिर है। वेरी गुड। तो उसको मैं पढ़ के फिर बताती है कि ये जचा नहीं शब्द यहाँ पर, मतलब और मैं मानता हूँ क्योंकि उसकी हिंदी तो उसकी मातृभाषा है और मैंने तो हिंदी को अपने मन से खुशी से अपनाया है, तो वो काफ़ी टीका टिप्पणी करती है। वो खुद भी लेखक है, अच्छा, अंग्रेज़ी में लिखती है, वो सिर्फ अंग्रेज़ी में लिखती है, मैं हिंदी, मराठी और भारतीय भाषाओं में लिखता हूँ, तो इसलिए काफ़ी हमारा इसके बारे में अंग्रेज़ी में उसकी किताब भी आई है। हमने दोनों ने मिलके भी एक सीरिया के बारे में गद्य किताब लिखी हुई है, और मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि जब सीरिया के अध्यक्ष भारत चले गए 2009-10 में, तो उन्होंने हमारी जो किताब है वो भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल को भेंट दी। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि उसमें सीरिया का बहुत अच्छा, अंग्रेज़ी में बहुत सरल भाषा में और छायाचित्रों के साथ बहुत अच्छा सीरिया का चित्रण है, और उन्होंने प्रेजेंट किया। हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो है एक्नॉलेजमेंट वो वही थी कि प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वाज एक्चुअली प्रेजेंटिंग आवर बुक टू आवर मीडिया कंटिंजेंट, और वो मीडिया कंटिंजेंट के मेंबर के थ्रू हमें पता चला है। क्या बात है। हमें पता नहीं था क्योंकि तब तक हम सीरिया छोड़ चुके थे और दिल्ली में हम अपना काम कर रहे थे। सो मैनी कंट्रीज़, जहाँ जहाँ भी आप गए हैं वहाँ को आपने इस तरह अपनाया है कि आपके होने से वहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन भी हुआ है, और काफ़ी चीज़ें हम तक उनके शब्दों के द्वारा भी रही है। मैं कुछ एक पुस्तकों के चित्र आपके साथ बांट लेना चाह रहा हूँ। इसका नाम है मानुस आनी मुकाम। तो इसका क्या आदमी और मकाम, जिंदगी में आदमी के अलग अलग मकाम होते हैं, तो अलग अलग जहाँ रहा हूँ, जहाँ देखा है कि कुछ उसके प्रासंगिक वर्णन है इसमें।
और ये पुस्तक जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, माती पंख और आकाश। पंख आणि आकाश। तो आकाश की बात करते हुए भी हम कहीं ना कहीं अपने अंदर की क्रिएटिविटी का जो एक ब्लॉसमिंग कह लीजिए उसको होते हुए देखते हैं। इफ़ यू हैव दिस अर्ज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात है या जो संवेदना जिस तरह से उमड़ घुमड़ रही है, तो वो आपको बताती है कि मुझे कविता के रूप में जाना है, कहानी के रूप में जाना है, निबंध हो या ऐसा। सो वो एक डिसीजन मेकिंग होता है क्रिएटिव बीइंग का। एट द सेम टाइम अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं एक्सप्रेस करने के मामले में, मराठी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी भाषा में, तो एक एडिशनल चैलेंज कह लीजिए या डिमांड टू डिसाइड जो प्रोसेस में रहता है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। कभी ऐसा हुआ कि ये बात शायद मराठी में ज़्यादा अच्छी रहती, हिंदी में ऐसा? ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और मैंने अक्सर ये समस्या महसूस की है। मैं सोचता हूँ कि कौन सी भाषा में लिखूँ, इसमें शायद अंग्रेज़ी ठीक रहेगी, इसमें शायद हिंदी ठीक रहेगी, और इसमें शायद मराठी ठीक रहेगी, क्योंकि ऑडियंस जो है अलग अलग है। बट जनरली होता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। मैंने देखा कि अक्सर अगर बहुत छोटी मेरी कविता है तो अंग्रेज़ी में आ जाती है, जिसको मैं हाइकू कहते हैं, 3 पंक्तियों की कविता, अक्सर मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ। थोड़ी लंबी अगर है तो मराठी और हिंदी का कोई दोनों में से एक चयन करना पड़ता है, लेकिन उसमें मैं डिसाइड करता हूँ पहली पंक्ति जो मेरे मन में आती है वो अगर हिंदी में आती है तो कविता हिंदी में बन जाती है, मराठी में आती है तो मराठी में बन जाती है। और अक्सर वो जो पहली पंक्ति का आना जो है वो मेरे हाथ में नहीं होता, वो अंतस्फूर्ति से, जिसको स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग कहिए, तो अंतर से वो कहीं आता है। कुछ देखता हूँ तो फटाक से, जैसे कि माचिस लगा दिया, फटाक से जो इग्नाइट हो गया आग, तो उस तरह का वो क्षण जो है वो अपने आप अंदर डिसाइड होता है, संस्कारों की वजह से, अनुभवों की वजह से, या एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से। तो उसके बाद डिसाइड करता हूँ। प्रोज में वो चॉइस जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस चॉइस रहता है कि मैं किसको, कौन मेरा पढ़ने वाला है इमीडिएटली, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ। जैसे कि मुझे कोई अनुभव आ गया, दिवाली के बारे में है, तो मैं तुरंत सबसे पहले महाराष्ट्र भेज दूंगा उसको, क्योंकि वहाँ उसका तुरंत रिलेट करके पढ़ने वाले काफ़ी लोग होंगे। लेकिन और थोड़े व्यापक विषय अगर है, जैसे टाइम स्क्वायर का स्थान, अमेरिकन न्यूयॉर्क के जीवन में टाइम स्क्वायर का स्थान, इसके बारे में मुझे लिखना है, तो शायद मैं हिंदी में लिखना पसंद करूँ, क्योंकि वाइडर ऑडियंस तक वो चला जाएगा। तो थोड़ा सा उसमें। और दूसरा जो है फॉर्म की बात, जहाँ तक आपने कविता करना है या माती पंख और आकाश में मैंने प्रोज इसलिए रखा कि इसके अलावा मैंने छोटी, जो जैसे 250 पन्नों की एक 250 स्टांजास की एक कविता मैंने लिखी है अपने गांव के बारे में, लेकिन दूर रहिला गाँव, मतलब दूर रह गया गांव उसका नाम। उसके बाद मैंने सोचा कि वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे गांव का चित्र आ गया। आगे वाला मेरा जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा और विस्तृत है, तो कविता में शायद वो मैं ढाल नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मुझे वो गद्य में लिखना ज़रूरी लगा। और उसके बाद गद्य में आसानी ये होती है कि गद्य में ट्रांसलेशन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, पद्य में ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। अक्सर जब भी पद्य का करना मैंने देखा है, तो करीबन 20-30% जो है, करीबन बहुत अच्छा अगर अनुवाद करता हो, तो अनुवादक हो, तो 20-30% उसमें से निकल जाता है। और अनुवादक अगर एवरेज हो, साधारण हो, तो 50-70-80% में नष्ट हो सकता है। This is Wide Angle with Ashok Vyas. कि आपने अनुवाद भी किया एक श्री राधा नामक पुस्तक, कौन सी भाषा से मराठी में? आप ये ओरिया से मैंने मराठी भाषा में किया। मेरा ये मैं हमेशा जानना है कि जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है मैं उठा के अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो एक मेरे अंदर वाले एक बहुत पुरानी, वन ऑफ द रीजंस आई राइट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई नो कि मैं गांव से आया हूँ और कई सारे मेरे साथ जो क्लासमेट्स पढ़े वो अभी भी गांव में हैं। तो उन मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, पिताजी गुजर गए, लेकिन माँ भी गांव में ही रहती है, भाई गांव में रहता है। तो जब तक मुझे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक मैं अपने अनुभव उनके तक नहीं पहुँचा। और कैसे पहुँचा दूँ? उन्हीं की भाषा में पहुँचानी चाहिए,
मैं अंग्रेजी में लिखूं तो मेरे माँ को क्या फ़ायदा है? अच्छा, मैं कोई प्रोफेशनल राइटर तो हूँ नहीं कि मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एडवांस के लिए लिख रहा हूँ। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे बड़ा आनंद होता है और मेरे जो पढ़ने वाले पाठक हैं उनको मुझसे भी ज़्यादा हर्ष होता है ये देख के, अरे देखो यार, हमारे साथ खेलने वाला बच्चा जो है, पढ़ने वाला, हमारे साथ नदी में कूदने वाला बच्चा जो है अब वहाँ जाके लिख रहा है। उनको बहुत गर्व होता है इसमें। और मैं समझता हूँ कि इसी से प्रेरणा लेके कोई और जो है देहात से और भी बच्चे आ जाएं, जिनकी बैकग्राउंड पिछड़ा हुआ है वो आ जाएं, और जिनके पास स्फूर्ति लेने के, प्रेरणा लेने के लिए और कुछ नहीं है, वही प्रेरणा लें। इस तरह से सोच के कम्युनिकेशन की अर्ज भी है, इसलिए उसी विषय के अनुसार जो है फिर फॉर्म अपने आप आ जाता है। तो ये फॉर्म जो बन रही है वो एक ऐसी फॉर्मलेस स्टेट की तरफ हमें ले जाती है जहाँ पर कि हम सभी के अंदर जुड़ने और जोड़ने की, और जोड़ने के साथ साथ बेहतर कुछ हो हमारे आसपास, हमारा संसार बेहतर हो, ऐसी भावना रहती। आपकी जो कविताओं के संकलन आए उनके नाम में अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए 1999 में आया था आपका संकलन ऋतु उग रही है। 2002 में प्रकाशित हुआ अंदर एक आसमान, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों की कविताएं हैं। 2005 में मन के खलिहानों में, और 2008 में आई थी पुस्तक सुबह है कि होती नहीं। इन दोनों पुस्तकों की ओर हम थोड़ा थोड़ा आपके साथ बढ़ सकें, ऐसा आपसे निवेदन। तो पहले आप मन के खलिहानों में से अगर कुछ हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। ज़रूर पढ़ा था। और अक्सर मैंने जहाँ जहाँ जिस देश में रहा हूँ वहाँ के अनुभव भी मैंने पकड़ने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में मैं रहा हूँ और जिसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, और विस्तृत से लिखा है, गद्य लिखा है, पद्य लिखा है। तो सबसे पहले मैं वो कविता पढ़ता हूँ। जैसे कि हम विदेश सेवा में होते हैं तो देश देश भटकते हैं हम लोग, आधुनिक जिप्सी है। तो इस जिप्सीपन में इंतज़ार, मिलन एक हमेशा होता रहता है। कभी गांव जाके लोगों से मिलना होता है, कभी बीवी पीछे छूट जाती है, जब वो आ जाती है तो उसके आने का इंतज़ार रहता है, कभी गांव देखने का इंतज़ार रहता है। तो इस इंतज़ार के बारे में, विदेश में अगर आप हो, और मैं समझता हूँ कि जो भी विदेश में रहते हैं वो सब लोग इसमें जो जुड़ी भावना है, आपको कोई आ रहा है उसका इंतज़ार जो है, उसका चित्रण इसमें। अब इसका कविता का नाम है बस छोटा सा हो जाता है। बस छोटा सा हो जाता है दिल यह मेरा, दिन में समझो हो जाता है यहाँ अंधेरा। क्या बात है। बस छोटा सा हो जाता है दिल यह मेरा, दिन में समझो हो जाता है यहाँ अंधेरा। दूर दिल्ली में तुम बैठी हूँ यहाँ अकेला, मैं बैठा हूँ यह दुनिया है बड़ा झमेला। बस छोटा सा हो जाता है यह दिल मेरा, कितना सोचूं बैठ गया है दिल यह मेरा। क्या बात है। दूरभाष पर कितनी बातें कर सकता हूँ, दूरभाष पर कितनी बातें कर सकता हूँ, याहू पर मैं कब तक हूँ कर सकता हूँ। बहुत अच्छी। दूरभाष पर कितनी बातें कर सकता हूँ, याहू पर मैं कब तक हूँ कर सकता हूँ। बंद द्वार पर अपने घर के खड़े खड़े में, बंद द्वार पर अपने घर के खड़े खड़े में, कितने महीने कितने दिन मैं गिन सकता। क्या बात है, क्या बात है। बस छोटा सा हो जाता है दिल यह मेरा, दिन में मानो हो जाता है घना अंधेरा। कितनी चीजें, किन चीजों की आती मुझको याद बताऊं, वाह। किन चीजों की आती मुझको याद बताऊं, दाल सब्जी का भरते का भी नाम बताऊं। सिंपल सी बातें ली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किन चीजों की आती मुझको याद बताऊं, दाल सब्जी का भरते का भी नाम बताऊं। चौक चांदनी चहल पहल वो यहाँ नहीं है, चौक चांदनी चहल पहल वो यहाँ नहीं है, दीपावली का जश्न दशहरा यहाँ नहीं है। क्या बात है होली, है होली पर रंग तुम्हारे कैसे लाऊं। वाह। है होली पर रंग तुम्हारे कैसे लाऊं, हाथों पे मैं हाथ तुम्हारे कैसे पाऊं। वाह। है होली पर रंग तुम्हारे कैसे लाऊं, हाथों में मैं हाथ तुम्हारे कैसे पाऊं। बस छोटा सा हो जाता है दिल यह मेरा, यादें तेरी और मुल्क की लगा है डेरा। वाह। यादें तेरी और मुल्क की लगा है डेरा। सांझ बिताना मुश्किल रातें लगती दरिया, हर पल मुझको तड़पाता है मारे छुरियां। वाह। यहाँ दमासिन, दमासिन मतलब
दमास्कस में या दमिश्क में। जी। यहाँ दमासिन हुई शहर में नींद लापता, बैठा हूँ मैं नाम तुम्हारा निशिदिन जपता। वाह। दिल यह मेरा करे शिकायत कैसे जी लूँ, दिल यह मेरा करे शिकायत कैसे जी लूँ, कड़वी है यह दवा जिंदगी कैसे पी लूँ। दिल यह मेरा सिर्फ तुम्हारा हो ही गया है, वक्त हमारा नाम तुम्हारे हो जाता है, वक्त हमारा नाम तुम्हारे हो जाता है। वक्त हमारा नाम तुम्हारे हो जाता है, सरल से शब्द, सरल सी हमारी आसपास की इमेजेस को लेते हुए और कहीं कहीं विरह की जो व्यथा है उसके साथ जो विनोद और एक सहज हास्य और उल्लास है उसको बनाए रखते हुए ये रचना आपने इतनी सुंदर हम तक पहुंचाई। तो इस रचना के आस्वादन को करने के बाद आपके भीतर का जो एक दूसरी तरह से अभिव्यक्ति का तेवर जागृत रहा है भारत से बाहर आने के बाद में, वो है एक स्तंभ लेखक। जैसे आपने कहा वो पहले की आप जो जो देखते हैं वो अपने गांव तक पहुंचा देना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को भी पता चले। तो आपने मराठी में कॉलम लिखने का एक क्रम जो आपका रहा है, जिसमें लोक सत्ता में बदलता विश्व बदलता भारत, ये कॉलम, और एक सकाल जो अखबार है मराठी का, उसमें विश्वाची माझा घर, ये आप लिखते रहे। तो जब आप कोई दूसरे देश में हैं, जापान में है, अमेरिका में है, वहाँ होते हुए जब विषयों का चयन करने की स्थिति होती है और एक डिप्लोमेट हैं तो आपको पॉलिटिकली भी थोड़ा करेक्ट रहना आवश्यक होता होगा, ऐसा अनुमान में लगा सकता हूँ। हाँ, तो क्या आपकी प्रक्रिया रहती है कि ये बातें तो बहुत ज़्यादा समाचार में हैं लेकिन मैं इस पर अपनी कलम नहीं चला सकता, ऐसा भी? उसमें ऐसा है अशोक जी, बहुत मतलब मैं तो समझता हूँ कुछ तो गलतफहमी है लोगों में जी। मैं समझता हूँ कि एक प्रतिभावंत साहित्यिक होना या कवि होना और डिप्लोमेट होना, राजनीतिक होना, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। ये दोनों जो है साथ साथ समांतर चल सकती है। दूसरा ये है जो बिल्कुल आपने जो समझा है उसके बिल्कुल उल्टा है जी। और वो ये है कि हम लोग राजनीतिक जीवन बिताने के लिए बाहर आते हैं, इससे हमें एक बहुत बड़ा कैनवस मिल जाता है अनुभवों का। जैसे मैं देखता हूँ कि न्यूयॉर्क में मैं कितने सारे लोगों को हर रोज़ मिलता हूँ और हर व्यक्ति जो है अपनी एक कविता, अपनी एक कथा और अपना एक उपन्यास लेके सामने आ जाता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हमारे लिए डिप्लोमेट होना और एक राइटर होना, इसमें कोई बहुत बड़ी। और दूसरा ये भी मैं बता दूं आपको कि एज ए डिप्लोमेट ऑल्सो वी हैव टू राइट अ लॉट। हमारे देश को, हमारी सरकार को हमें काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है और वो भी एक लिखना होता है जी। उसमें in a certain sequential manner in which government can understand, you have to send your reports. तो कोई कविता लिखे ना लिखे, लेखक सब है। हो सकता है दो चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ, वो ये है कि कंट्रोवर्शियल सब चीज़ों के बारे में हम ना लिखें, क्योंकि हम जिस सरकार में काम करते हैं, जिस शासन में काम करते हैं, जिस देश के लिए काम करते हैं, उसको कोई अड़चनें पैदा करना जो है वो हमारा उद्देश्य हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। अगर वो है तो हमें नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं वादा करता हूँ कि जो भारतीय समाज है यहाँ पर, जो अमेरिकन है, उन सब लोगों के साथ काउंसलेट अच्छे से अच्छा काम करेगा ताकि हमारे देश की शान जो है इस देश में बनी रहेगी। हमारा देश का झंडा जो है ऊंचे से ऊंचा जो है यहाँ फहरता रहेगा हमेशा, और हम सब लोगों को उसमें खुशी, आनंद और संतोष मिलेगा। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सचमुच मुली जी को सुनते हुए मुझे लगता है कि जो स्वच्छता के साथ में प्रेरणा का एक ऐसा प्रवाह जो हमें अंदर से प्रसन्न भी कर देता है, प्रफुल्लित भी कर देता है, एंड ऑल्सो एड्स टू आवर होप एंड kindles the light of optimism in our heart. Thought leader, diplomat, author, and also a wonderful human being. Dr. ज्ञानेश्वर मूले जी हमारे साथ। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद करने के साथ साथ आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए आभार। अनुमति दें।
नमस्कार। This is Wide Angle with Ashok Vyas.